हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 32 है और आज हम इस क्लास में हमारे संविधान का सुप्रीम कोर्ट, भारत का एकमात्र कोर्ट जो आपका नई दिल्ली में है, उसके बारे में देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान में ये प्रावधान किया हुआ है कि अनुच्छेद 124 के तहत संविधान में सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में उल्लेख आपका अनुच्छेद 124 में किया हुआ है। उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो संख्या है वो आपके 34 न्यायाधीशों की है और इन 34 न्यायाधीशों में से एक है आपका मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और 33 हैं आपके न्यायाधीश। न्यायिक समीक्षा की धारणा, भारत में न्याय समीक्षा की धारणा आपकी अमेरिका से ली हुई है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 124(3). अनुच्छेद 124(3) में आपकी योग्यताओं का उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद 5 वर्ष वो हाई कोर्ट, जो आपका उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर 5 साल वो रह चुका हो। तीसरी है कि कम से कम 10 वर्ष वो हाई कोर्ट में अधिवक्ता रह चुका हो, या मतलब एडवोकेट 10 साल वो हाई कोर्ट में रह चुका हो। फिर आता है अनुच्छेद 124(2) और इसमें आपकी न्यायाधीश बनने के लिए कि न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है, तो वो करता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो भी सुप्रीम कोर्ट का 34 जो संख्या है उसमें से जो वरिष्ठ होगा उसको आपका मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 126 में, और अनुच्छेद 126 में आपके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख है कि जब आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहता तो उसकी अनुपस्थिति में आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख है, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है बिना किसी की सहमति से। उसे राष्ट्रपति खुद ही नियुक्त करता है बिना किसी से सलाह लिए हुए। फिर आता है आपका अनुच्छेद 127, और अनुच्छेद 127 में आपका तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है जो आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब जो हाई कोर्ट में आपके न्यायाधीश हैं परंतु उनके पास योग्यता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो उनका हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चयन किया जाता है उनकी योग्यता के आधार पर, तो उसे हम तथार्थ न्यायाधीश कहते हैं। यह आपका अनुच्छेद 127 में है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 128, और अनुच्छेद 128 में राष्ट्रपति की परमिशन से या राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वह न्यायाधीश जो अवकाश ले चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, उन रिटायर्ड न्यायाधीशों को वापस से सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने के लिए बुलाया जाता है। यह आपका अनुच्छेद 128 में है। उसके बाद आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनका टर्म ऑफ ऑफिस या पदावर्ती कितनी रहती है या कितने वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। तो आपके जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनकी जो अधिकतम आयु है 65 वर्ष, 65 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। उससे पहले ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। या फिर ये दो हो गए हमारे कि 65 वर्ष, और दूसरा है आपका त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, परंतु इन पे महाभियोग भी चलाया जा सकता है जो आपका अमेरिका से लिया हुआ है। इन पे महाभियोग आपका 2 कारणों की वजह से चलाया जाता है। पहला है आपका मिसबिहेवियर, अगर इनका मिसबिहेवियर रहता है सर्वोच्च न्यायालय में, और दूसरा इनकैपेसिटी, मतलब अगर इनकी अयोग्यता रहती है, तो इन दोनों कारणों से इन पर महाभियोग चलाया जाता है। और महाभियोग में आपके लोकसभा में अगर
बिल पारित होता है इनको हटाने के लिए, तो लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और 2/3 बहुमत से ये बिल आपका लोकसभा में पारित होना चाहिए। फिर आता है ये राज्यसभा में, और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के साइन होने चाहिए और 2/3 बहुमत से ये बिल पारित होना चाहिए। अगर ये हो जाते हैं तो आपका जो न्यायाधीश है उसको हटा दिया जाएगा। फिर आता है, ऐसा ही एक केस बना था सन 1951 से 53 के बीच में, जब आपके न्यायाधीश थे वी रामास्वामी। वी रामास्वामी के खिलाफ आपका महाभियोग चलाया गया था, परंतु लोकसभा ने इसको पारित नहीं किया था। फिर आता है शपथ। आपके अनुच्छेद 24 के 6 में, अनुच्छेद 124(6) में राष्ट्रपति के समक्ष आपके मुख्य न्यायाधीश शपथ लेते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 131 में कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जो सीधे ही जिनकी सुनवाई आपकी सुप्रीम कोर्ट में होती है। जैसे अगर कोई मामला आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में है तो उसकी सीधी सुनवाई आपके सुप्रीम कोर्ट में होती है, या फिर कोई आपका राज्य और राज्य के बीच में है तो भी उसकी सुनवाई आपकी सुप्रीम कोर्ट में होती है। उसके बाद जब मैंने आपको मौलिक अधिकार करवाए थे तो मौलिक अधिकार में जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, जो हमारा छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट आपका रिट जारी करता है और हाई कोर्ट आपका अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट जब आपका रिट जारी करता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अगर भारत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो मौलिक अधिकारों के हनन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आपका रिट जारी करता है। या हमारी 5 प्रकार के रिट हैं जो आपका मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचाती हैं। पहली है आपकी प्रत्यक्षीकरण, फिर है आपकी परमादेश, फिर है आपकी प्रतिषेध, फिर है आपकी उत्प्रेषण और फिर है आपकी अधिकार प्रेक्षा। ये 5 प्रकार के रिट आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं अनुच्छेद 32 में, और अनुच्छेद 32 को ही B.R. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय व आत्मा कहा है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की उपाधि दी हुई है, या अभिलेख न्यायालय कहा गया है, जो है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, जहां पे आपके सारे रिकॉर्ड रहते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 130 में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायिक शक्ति, कि भारत में जो सबसे बड़ी आपकी सर्वोच्च न्यायिक शक्ति है वो आपके सुप्रीम कोर्ट है। यह आपका अनुच्छेद 130 में कहा गया है। अनुच्छेद 132 में आपके वैधानिक मामलों में, जो वैधानिक मामले होते हैं, उन वैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास विशेष अधिकार है। यह आपका अनुच्छेद 132 में कहा गया है। फिर आता है अनुच्छेद 133, और अनुच्छेद 133 में आपका जो दीवानी मामले हैं, उन दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास विशेष अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 143 में यह कहा गया है, यह हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ा था कि किस प्रकार से अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। अगर राष्ट्रपति सलाह लेना चाहे सुप्रीम कोर्ट से, तो वो आपका 143 अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है। फिर आता है आपका जनहित याचिका दायर, जिसे हम PIL भी कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसकी शुरुआत आपकी 1979 में
हुई थी और 1979 में इसकी शुरुआत करी थी आपकी मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने। उस समय वो 17वें मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने पीआईएल की शुरुआत करी थी। फिर आता है अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों पे, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है उस फैसले पे वो पुनर्विलोकन भी कर सकता है, मतलब उनको दोबारा से अपने पास बुला सकता है उनमें अगर कोई बदलाव होता है तो। उसके बाद फिर आता है अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो सभी जो हाई कोर्ट और आपके जिले न्यायालय होते हैं उन सब में लागू होंगे। फिर आता है आपका अनुच्छेद 138 और अनुच्छेद 138 में सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला लेता है और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है तो संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की पावर में वृद्धि कर दी जाती है। यह आपका अनुच्छेद 138 में कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख है कि इनका वेतन आपका संचित निधि से दिया जाता है और इनका वेतन होता है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनका है 2,80,000 और जो न्यायाधीश हैं हमारे न्यायाधीशों का है आपका 2,50,000। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो वेतन है वो है 2,80,000 और जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, वो जो हमारे न्यायाधीश हैं उनका है आपका 2,50,000। उसके बाद अगर आप सब जानते हो कि हमारे भारत में, हमारे संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति आपात जो 356 के तहत है और एक होती है वित्तीय आपात जो आपकी 360 में है। जब देश में हमारे में आर्थिक संकट आ जाता है तो वित्तीय आपात की घोषणा कर दी जाती है, परंतु हमारे भारत में आज तक कभी भी आपका वित्तीय आपात कभी नहीं लगा गया है। अगर वित्तीय आपात का उल्लेख होता है तो अनुच्छेद 360 के तहत आपात के दौरान न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के जो वेतन है उनमें कमी कर दी जाएगी। फिर आता है आपका कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत संरचना, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत संरचना की जो घोषणा करी थी वो करी थी आपकी केशवानंद भारती वाद में करी थी। केशवानंद भारती वाद आपका केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट और इसकी जो शुरुआत हुई थी आपकी, ये हुई थी आपकी 1973 में। ये आपका जो केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो आपका फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है, जो हमने आपके रिट के द्वारा पढ़ा है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट आपके 5 प्रकार के रिट जारी करता है आपके मौलिक अधिकारों का हनन बचाने के लिए। फिर आता है कि किस प्रकार आपके सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। तो जब हमारी संविधान की पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको 1773 रेगुलेटरी एक्ट पढ़ाया था कि किस प्रकार से 1773 रेगुलेटरी एक्ट में, रेगुलेटरी एक्ट 1773 के अनुसार आपका 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। 1774 में आपका सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था जिसका मुख्य न्यायाधीश था सर एम पे। उसके बाद 1800 में राजा जॉर्ज तृतीय ने 1800 व 1834 में मद्रास व बंबई में सुप्रीम कोर्ट खोले थे या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी थी, जिन्हें आगे चलकर 1862 में हाई कोर्ट बना दिया गया था।
मतलब राजा जॉर्ज तृतीय ने 1800 व 1834 में बंबई व मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी थी, जिन्हें आगे चल के 1862 में आपका हाई कोर्ट उच्च न्यायालय बना दिया गया था। उसके बाद 1835 1935 अधिनियम के अनुसार 1937 में संघीय न्यायालय जिसे हम फेडरल कोर्ट भी कहते हैं, इसकी स्थापना करी थी, जिसके न्यायाधीश थे, फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश थे आपके सर मॉरिस। उसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र होता है 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है, और आपका 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन होता है। आपका वो भवन है आपका प्रिंसेस चैम्बर में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन होता है। उसके बाद 1958 में नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका कहां पे है? न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट है। जो हमारे प्रथम न्यायाधीश थे स्वतंत्र भारत के प्रथम न्यायाधीश, स्वतंत्र भारत के प्रथम न्यायाधीश थे आपके हीरालाल जे कानिया, और जो प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी वो थी आपकी फातिमा बीवी। उसके बाद वह मुख्य न्यायाधीश कौन था जिसका कार्यकाल सबसे लंबा था? उसका कार्यकाल आपका 7 साल 4 महीने 20 दिन का था, और वो था आपका यशवंत विष्णु मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सबसे लंबा था, जो 7 साल 4 महीने और 20 दिन का था। सबसे छोटा कार्यकाल था आपका के एन सिंह ऐसा मुख्य न्यायाधीश था जिसका कार्यकाल सबसे छोटा था, 18 दिन इसका कार्यकाल था सबसे छोटा। फिर आता है कि वह मुख्य न्यायाधीश कौन था जो एक दलित था। दलित मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले किसे बनाया गया था? वो था आपका के.जी. बालकृष्णन, और ये आपके 37वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। हमारे वर्तमान में हमारे 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जो हाल ही में बने हैं आपके, वो हैं आपके सूर्यकांत आपके मुख्य न्यायाधीश 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान या हमारे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की क्लास थी। थैंक यू।